बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सियासत में काली भेड़ का लफ्ज़ आम तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से सियासतदान एक दूसरे को काली भेड़ करार देते रहते हैं, लेकिन अब जो सियासतदान हैं उन्होंने जजेस के बारे में भी काली भेड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और जवाब में जजेस ने काली भेड़ के मुकाबले पर काले भूंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप समझ गए होंगे कि 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में तकरीर करते हुए कुछ जजेस को काली भेड़ करार दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट में जो नैब में तरामीम का केस है, इसकी समाअत के दौरान काले भूंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। पहले ज़रा देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के एग्जैक्टली अल्फाज क्या थे। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान न्याजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। तो यकीनन वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो आज ही के जजों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को रिलीफ देना चाहते हैं। तो आज जो नैब तरामीम का केस था सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, उसमें कुछ जजेस जो हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब से इस बारे में बात की और उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमें काली भेड़े कहा था। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। ज़ाहिर बात है अटॉर्नी जनरल और क्या जवाब देता। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर-ए-आज़म को जाकर बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई काली भेड़ें नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से कहें कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई काली भेड़ें हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को बता दें हम काली भेड़ें नहीं बल्कि काले भूंड हैं। अब जो काला भूंड है ये आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं ब्लैक बम्बल बी। ये बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म का डंग होता है इसमें। तो जज साहब ने कहा हम काले भूंड हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये आम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी तशवीश का बायस है, क्योंकि आम पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, इस्तेहकाम आए। इस्तेहकाम उसी वक्त आएगा जब पाकिस्तान में इदारों के दरमियान टकराव ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इदारों में टकराव ख़त्म नहीं हो रहा। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि इदारों में टकराव कैसे ख़त्म हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ओन चौधरी साहब जिनका ताल्लुक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है, और आतिफ़ खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं। ओन चौधरी साहब, मुझे याद है आपने भी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गो कि उसमें आपका लबो लहजा काफ़ी शाइस्ता था, नरम था, लेकिन शिकवा शिकायत आप भी कर रहे थे। तो मैं ज़रा पहले आपको आप ही के थोड़े से अल्फाज ज़रा सुनवा देता हूँ ताकि मेरे नाजरीन को भी पता चल जाए कि आपका लबो लहजा क्या था। मुअज़्ज़िज़ अदलिया को ये रिक्वेस्ट करूंगा, लोअर जुडिशरी के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, उनको भी इंसाफ दिलाएं। तो कहते हैं कि हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं सीनियरों से। एक ऐसा केस आता है कि आप उनको 3-3 दिन में जमानतें भी देते हैं, उनको वीडियो लिंक भी लाते हैं, तो 1000 लोग बैठे हैं जेलों में। वो गरीब रशीद बैठा है, वो हमारा मुलाजिम है गांव का, वो 7 साल से अंदर है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। क्या वो क्यों नहीं अपने बच्चों को वीडियो लिंक पे देख सकता है? वो कौन सी काली भेड़ें हैं जो इस तकरार में अपना फायदा उठाना चाहती हैं? मैं गुजारिश करता हूं अपनी आला अदलिया से कि आप उन अनासिर को बिल्कुल सामने उनको लेके आए। तो ओन चौधरी साहब, काली भेड़ का लफ्ज़ आपने भी इस्तेमाल किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी इस्तेमाल किया, काफ़ी पॉपुलर हो गया ये लफ्ज़ आजकल काबीना में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद भाई। जब से हामिद भाई मैं मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ, आज आपने मौका दिया मुझे। पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, एक दिन आपने मुझे कहा और मैं अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हामिद भाई, जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो आपने बात की है आज कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने दिखाई है तकरीर, हामिद भाई, पाकिस्तान इस वक्त बड़े सेंसिटिव मोड पे है। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें हर उस इशू को ख़त्म करना चाहिए, हर उस तकरार को ख़त्म करना चाहिए, चाहे वो अदलिया का हो, चाहे वो इकॉनमी का हो, चाहे वो किसी भी मैटर का हो।
मकसद ये है कि इस मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, पॉलिटिकल इस्तेहकाम तो आए, और दूसरी बात इदारों में आपस में टकराव ना हो। जब ऐसा कोई अनासर क्रिएट होता है तो अदारों में टकराव होता है। ऐसा क्यों होता है? मेरी आप उस दिन प्रेस टॉक देखें, और मैंने भी ये अपनी अदलिया से दरख्वास्त की, और मैं देखें, एक हमारी आखिरी होप क्या होती है, हमारे पास हमें इंसाफ के लिए आखिरी दरवाज़ा हमने अदालतों का खटखटाना होता है। हमारे पास वो आखिरी होप होती है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। इवन कि कॉमन मैन, एक आम आदमी को भी यही उसके पास होप होती है कि मुझे अब मेरी अदालत से इंसाफ मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें अपने काफ़ी चीज़ों में रिफॉर्म्स लाने हैं। हमारे पाकिस्तान में जो ऐसे अनासर हैं जो कि टकराव चाहते हैं आपस में इन अदालतों का और इंस्टीट्यूशंस का, उसको ख़त्म करना चाहिए। और हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी पे इल्ज़ाम तराशी करें, किसी मोअज़्ज़िज़ जज साहबान के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाएं। मकसद है कि प्लीज़ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आने दें, ऐसे अनासरों को, ऐसे लोगों को बेनकाब करें जो। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखें हमारा मैसेज अगर सबका था तो यही था कि अगर हर जगह पर आपको इंसाफ का पैमाना रखना चाहिए, सियासतदानों के लिए भी उतना ही होना चाहिए, मोअज़्ज़िज़ अदलिया में भी वही पैमाना होना चाहिए, हर अदारे में जो हमारी अस्करी अदारे हैं उनमें भी आप देखें कि उनमें भी इंसाफ होना चाहिए। सो मकसद सिर्फ ये है कि देखें कानून सबके लिए एक जैसा है, कानून होगा, इंसाफ होगा तो मुल्क आगे जाएगा। मैंने उस दिन भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अर्ज़ की थी, देखें किसी ने पूछा कि कुरान का एक खुलासा करके एक लफ्ज़ में बयान कीजिए, किसी आलिम से पूछा, और मैं कता कलामी माफ़ अगर कुछ में कमी बेशी हो तो उन आलिम साहब ने ये जवाब दिया, अदल और इंसाफ। बिल्कुल ठीक है। जहाँ अदल होगा तो कितना बड़ा ये ज़िम्मेदारी है इदारों पर कि जहाँ अदल होगा वहाँ मुल्क भी आगे चलते हैं, तरक्की भी आती है, खुशहाली भी आती है। जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ पे फिर ऐसे ही गैर एक अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और टकराव होता है इदारों में। अच्छा आतिफ खान साहब, जब हम बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत के कुछ अहम लोग जो हैं वो अदलिया के बारे में बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो वो भी उस वक्त जुडिशरी के बारे में उसका भी यही रवैया था, और अभी भी तहरीक इंसाफ जिन जजेस से खुश नहीं है तो वो उनकी भी करैक्टर असैसिनेशन करती है, जिसमें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का भी हवाला दिया जाता है। तो ये जो राय है इस पर आप क्या कहेंगे कि जुडिशरी के मामले में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में कोई फ़र्क नहीं है? देखें, बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब। पहली बात तो ये है कि अगर हमारे दौर में कुछ गलत हुआ था तो मैं कभी भी उसको डिफेंड नहीं करूँगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि जी हमारे दौर में गलत हुआ था तो अभी भी गलत हो रहा है। पहली बात तो ये, अगर हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, अगर हमने कभी ऐसा कुछ किया भी है तो उसको दोहराना नहीं चाहिए। उसको बेस बना के अगर आप कहें कि जी उन्होंने किया था तो मैं भी करूँगा, मतलब ये तो कोई लॉजिक ही ना हुई। दूसरी बात यह है कि औन साहब ने, चौधरी साहब ने भी बातें की कानून की, अदलिया की। अब सिंपल सी ये बात, इस हुकूमत की दुश्मन कोई ज़रूरत नहीं है इनको, ये खुद ही अपने दुश्मन हैं। जब 16 महीने की हुकूमत थी उस वक्त भी आपने देखा नेशनल असम्बली में जो तकरीरें होती थी अदलिया के बारे में, और फिर अब दोबारा से जब ये हुकूमत बनी है इसमें आप देख लें जुडिशरी का, हम भी कहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, फैसले करे, इंसाफ हो, आम आदमी के लिए भी, सियासतदान के लिए भी, हर एक के लिए। लेकिन 6 जजेस ने जब ख़त लिखा कि जी हमारे कमरों में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है, तो ये कौन कर रहा था? ये तहरीक इंसाफ कर रही थी। इनकी हुकूमत है, इदारे सारे इनके अंडर हैं, इन्होंने उसका क्या किया? अब अगर आपने अदालत या इंसाफ को उसका बोलबाला करना है तो पहले तो आप उन जजेस के, मतलब वो कोई पीटीआई के वर्कर्स तो नहीं थे कि वो कह रहे थे कि जी हमारे साथ, और दबाव क्या था? इमरान खान के खिलाफ फैसले करने का। तो इसमें हुकूमत इनकी है और इन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आ रही, और उल्टा काली बेड़ें और ये अदलिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में अभी माशाल्लाह से ऐसे जजेस हैं जो इन चीज़ों से दबेंगे नहीं, उल्टा वो और ज़्यादा और अच्छा, ज़्यादा। आपको याद है जब आपकी हुकूमत थी तो कुछ ऐसे जजेस के बारे में आप सुनते होंगे कि जी ये हमारे बड़े मुखालिफ हैं, जिनके बारे में आज मुस्लिम लीग नून ये कहती है
कि जी ये बहुत प्रो पीटीआई हैं, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो कहा जाता था ये हमारे बड़े मुखालिफ हैं। इसमें इस तरह होता है कि देखें, फैसले आपके हक में भी आते हैं, आपके ख़िलाफ़ भी आते हैं। कुछ जजेस ऐसे हैं जो कि हमारे दौर में उनके ऊपर एतराज़ था कि इनको ना लगाएं, और वो अभी बहुत अच्छे जज, मतलब अगर एज जज देखें, उनके फ़ैसले देखें तो अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि गलतियां तो हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, लेकिन इस चीज़ को बेस बना के कि जी हमारे अगर हक में हो तो वो ठीक है, हमारे ख़िलाफ़ हो तो वो ठीक नहीं है। लेकिन ओवरऑल जुडिशरी की अगर मैं आपको बात बताऊं, ये 6 जजेस का मामला देख लें, ये 3 वज़ीर, मतलब गवर्नमेंट के वज़ीर, वो जज साहब ने बिल्कुल सही बात बताई है, काली भेड़े हैं। तो मैं तो अपोजिशन में हूँ ना, मेरे तो इख्तियार में कुछ भी नहीं है, आपकी तो हुकूमत है, आपकी तो मेजॉरिटी हुकूमत है, आप बनाए ना केसेस उनके ऊपर। अगर आप मतलब आप तकरीरों में क्यों कह रहे हैं कि जी काली भेड़े हैं? अगर काली भेड़े हैं तो वैसे काली भेड़ को इतनी खतरनाक नहीं होती। काली भेड़ जो भेड़ तो बेचारी भेड़ होती है, वो काली भेड़ उसको इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश का एक मुहावरा है कि ये काली भेड़ है, क्योंकि काली भेड़ की जो वूल होती है वो काबिल इस्तेमाल नहीं होती। वूल हमेशा वाइट वूल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल, इसीलिए वो है ना बा ब्लैक शिप। जी जी, हैव यू एनी वूल? यस सर, यस सर, आप 3 बैग्स फुल। आप अंदाज़ा करें कि अगर इनको भेड़ों से भी डर लगता है, और मैंने अगेन रिपीट करूंगा, इनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मीडिया के साथ इनका मसला, शायरों के साथ इनका मसला, मतलब जो भी आप देख लें खुद ही इन्होंने मसले बनाए हुए हैं, और बजाय इसके कि काम करें और माहौल को ठीक करें। माहौल को ठीक करना, अभी चौधरी साहब ने बात की माहौल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। आज तक सिर्फ अदलिया के साथ नहीं, पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, आज तक इलेक्शन हो गया, मतलब आपने कभी सुना है पूरी दुनिया में कि जनरल इलेक्शन हो रहा हो और आप जो मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हो, आपने सिंबल ले लिया, आपने सब कुछ कर लिया, उसको एक जलसा नहीं करने दिया गया। चले ये तो आज भी नहीं करने, ये तो बात की बात है। लेकिन और चौधरी साहब, ये जो बात हम कर रहे थे कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त भी पीटीआई जिन जजों से नाराज़ थी, वो जज जो हैं वो आज इस हुकूमत का हमें टारगेट नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो 2019 में 20 में वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने फ़ैसला किया था कि नवाज़ शरीफ साहब को इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने दिया जाए, तो उस पर तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे और बहुत से जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया था। आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि जो जज साहबान पीटीआई के दौरे हुकूमत में मातूब थे उन्हीं पर आज ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है? हामिद भाई, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूं, आपने बड़े अच्छी इशू को हाईलाइट किया है। और देखें हमारा मसला क्या हो गया है कि अगर एक जमात के ख़िलाफ़ अगर कोई डिसीजन आता है तो आप देखें कि पूरा सोशल मीडिया, पूरी एक ब्रिगेड उनकी फैमिली को, उन जज साहबान की, उनके करियर को, उनके ऊपर ऐसा अटैक होता है कि वो ना बाहर जा सकते हैं। वो समझते हैं हमने ऐसा कोई अजाब अपनी ज़िंदगी में शायद खड़ा कर लिया है। देखें ये कब से शुरू हुआ, आपको भी पता कहाँ से शुरू हुआ। ये सोशल मीडिया कैंपेन कहाँ से लॉन्च शुरू हुई, ठीक है। जहाँ मैं वहाँ रहा हूँ, मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं आतिफ भाई, ये उस जमात में हैं। मैं अब पुरानी बातों पे नहीं जाता, लेकिन देखें ये इस चीज़ को बहुत ज़रूरी सोचना चाहिए। क्या हम यही सब हमेशा करते रहेंगे कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई आ गया है डिसीजन, तो मैं एक सोशल मीडिया मैंने कैंप लॉन्च किया हुआ है और मैं सुबह दोपहर शाम अदलिया के उन मोअज़्ज़िज़ जज साहबान के ऊपर उनकी बैशिंग करूँ, उनकी फैमिली पर अटैक करूँ। और किसी सहाफ़ी ने अगर मेरे ख़िलाफ़ अगर कर दिया है प्रोग्राम और मैं उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाऊँ, देखें ये आपके सामने ये सब कुछ होता आ रहा है। हामिद भाई, आप हमारे से, हम तो बच्चे से जब से आप सहाफ़त कर रहे हैं, तो क्या ये जो एक ट्रेंड चला, आपको पता है कि कहाँ से शुरू हुआ? मैं कोई ब्लेम गेम नहीं करता, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर मेरी पीटीआई में अगर मेरी किसी से बड़ी इज़्ज़त, एहतराम और भाइयों वाला रिलेशन है, था और इंशाल्लाह रहेगा, क्योंकि हमने बड़ी हार्ट टू हार्ट बात की हुई है। आतिफ भाई ने मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, इनको भी पता है, और ये कभी भी गलत चीज़ को कभी ज़िंदगी में सपोर्ट करते ना थे, और क्योंकि ये असूल पे खड़े होने वाले हैं और हमेशा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये हमें हर इंसान को हम एक जमात बन के ना सोचें, ऐसा पाकिस्तानी सोचें। तो देखें फिर जो डिसीजन देता है, जो फ़ैसला करता है, अगर वो फ़ैसला सही है या गलत है, आप ये नहीं हो सकता कि एक ऐसी कैंपेन लॉन्च कर दी जाए उसके ख़िलाफ़,
एक ऐसा अटैक सोशल मीडिया पे उसकी फैमिली के ऊपर कि कल को कोई भी फैसला देने से कतराए, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। क्या आप देखें ना, आप उस वक्त उठा के देखें सोशल मीडिया क्या कुछ नहीं किया होगा अतर मनैला साहब के ख़िलाफ़। मैं आपको अगर कहेंगे अगले प्रोग्राम में ट्वीट्स, हर चीज़ फेसबुक पे, ट्विटर पे ऐसी ऐसी ट्वीट आपको ला के दिखाऊँगा जो इन्होंने, मैंने किसी का नाम लेता, जिसने भी की। वो कैंपेन लॉन्च हुई ना जी, एक मुनज़्ज़म कैंपेन। तो देखें ये तो देखें ना, ट्रेंड गलत है। ऑन साहब आप तस्दीक कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जस्टिस अतर मनैला साहब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, बहुत से वीलॉगर्स जो हैं उनसे वीलॉग्स उनके खिलाफ करवाए गए। आज मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ वही कुछ कर रही है, तो ये काबिल मज़म्मत तो है ना। फिर देखें किसी की भी किरदार कशी, और देखें हमारी जो अदलिया है हमारे लिए सबसे इज़्ज़त एहतराम के लिए है, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान। लेकिन मेरी एक गुजारिश ये भी है कि हमने जब इंसाफ करना है तो इंसाफ सबके लिए एक जैसा हो। हाँ, इंसाफ के कटहरे में मैं, आप, कोई भी, कोई ताकतवर है, कोई गरीब है, फिर सबका इंसाफ हो। आप फिर ये ना हो कि किसी एक को आप कहें गुड टू सी यू, कोई एक आता है तो आप उसको एक्स्ट्रा। मैं एक एग्जांपल, मुझे आपने 1 मिनट देना सिर्फ, और मैं आसिफ भाई आपको भी ये बताना चाहता हूँ। मैं सिंपल, आपने पहले दिन आप मेरे अपने हल्के की आप बात सुन लें जी, कि मेरे जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं वो आपके प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा जी मैं आपको फुटेज ला के दिखा दूंगा, मुझसे हलफ ले लें कि मैं 1 सेकंड के लिए भी आरओ के दफ्तर नहीं गया, और मेरे पास 10 गवाह मौजूद हैं जो मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि राजा साहब अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ, और उन्होंने खुद तस्दीक की कि मेरी बेटी के साथ बदतमीजी हुई, मेरी वाइफ के साथ। उन्होंने कहा आरओ के कमरे में मौजूद थे, वहाँ बैठे हुए थे 70 वकीलों के साथ। और मेरा अगर कोई एक बंदा भी साबित कर दे कि मैं वहाँ बैठा था या मेरा कोई एक कारकुन वहाँ बैठा था, और जो आप मुझे सज़ा देंगे, जो मैं जहाँ खड़े करेंगे सज़ा में, मैं वो लेने के लिए मुझे कबूल होगी। लेकिन आपके प्रोग्राम में आके उन्होंने कहा कि जी मुझसे बदतमीज़ी की गई। मैं तो नहीं गया आरओ के कमरे में, मैं तो अपने रिजल्ट का, उन्होंने कहा जी आप तो इसलिए नहीं आए कि आपके लिए सब कुछ हो रहा था। नहीं देखे ना, तो मेरा हमने आपको बुलाया, आप खुद ही नहीं आए। वो एक आपके साथ मैं बिल्कुल, मैंने आपसे माजरत की कि मैं ये आपका जो शिकवा है ये सलमान अकरम राजा साहब के साथ होना चाहिए, जजों के साथ तो नहीं होना चाहिए। जी मैं आई एग्री ऑन इट। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ भाईजान, हम अब इस चीज़ से निकलें, हम इल्ज़ाम तराशियों से निकलें, हम अपनी आला अदलिया पे मत हम इल्ज़ाम लगाएं, हम इनको, और हमारी देखें एज अ पाकिस्तानी हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क में इस्तेकाम आने दें, हम अपने मुल्क में स्टेबिलिटी आने दें। आप नहीं देखते हैं कि मुल्क जब भी थोड़ी स्टेबिलिटी में आता है कोई ऐसा इशू खड़ा कर दिया जाता है, कभी इदारे आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, कभी बॉर्डर पर टेंशन हो जाती है। क्यों हमारे मुल्क के साथ ऐसे होता है? हम सब, मैं देखें मेरा भी उतना ही मुल्क है, आतिफ भाई का भी उतना ही ये इनका भी मुल्क है, आपका भी, हम सब एक स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के। अगर यहाँ पे इस्तेकाम नहीं रहेगा तो हम सबको नुकसान है ना इस चीज़ का। और ये हमारे लिए सबसे पहले ये मुल्क है। और हम सबको इस सवाल पे भी गौर करना चाहिए कि काली भेड़ ज़्यादा खतरनाक होती है या काला भूंड? आपका क्या ख्याल है आतिफ साहब? मेरे ख्याल में काली भूंड ज़्यादा खतरनाक होती है। काली भूंड ज़्यादा खतरनाक होती है। ब्लैक बम्बल बी, हाँ है, और उसकी थोड़ी सी झलक उन्होंने सिर्फ आज बताई है, तो मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए समझने वालों को। और अगर ना समझे तो फिर ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। 6-7 बिलियन डॉलर अगर आ भी गए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बजट में इसी तरह लोग मतलब कोई ना आप रिलीफ दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की इन्होंने बार बार बात की चौधरी साहब ने, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें किस तरह आ सकती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसका लीडर जेल में है, उसके और लीडरान जेल में हैं, ख़वातीन जेलों में हैं, और केसेस किस किस्म के केसेस हैं, ये इद्दत का केस, मतलब अजीब से। अभी भी पंजाब के MNAs हमारे जितने भी हैं वो कहते हैं जी हम कोई जलसे का, कोई एहतजाज का ऐलान कर देते हैं, एकदम से हमारे लोग उठा लिए जाते हैं। मतलब जमहूरियत, आप देखें कि ये किस तरह की जमहूरियत है कि आप उसमें एक जलसा नहीं करने दे रहे एक पॉलिटिकल पार्टी को, और फिर हम कहते हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। इस तरह तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मतलब ये तो अजीब सी बात है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो तब आएगी जब आप लोगों को स्पेस दें,
वो भी आपको देंगे। लेकिन फर्स्ट चीज़ जो होती है, ये जो निगोसिएशन की बात करते हैं कभी राना सनाउल्लाह साहब की, जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मतलब ये तो बातचीत टीवी के ज़रिए या जलसों में तकरीरों के ज़रिए तो नहीं होती। आप ऑफिशियली आएँ, आप बताएं कि जी इस बात पे हम बात करना चाहते हैं, हम आपको कहेंगे कि जी हम इस बात पे आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ये कहते हैं कि नहीं जी इमरान खान को भी भूल जाएं, आप अपने मैंडेट को भी भूल जाएं, आप वो जो जेलों में कैदी पड़े हैं उनको भी भूल जाएं, तो आगे बात करें, तो इस तरह तो नहीं हो सकता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अच्छा, अब ये देखें ना, ये जो इस वक्त जुडिशरी और गवर्नमेंट में एक लड़ाई चल रही है, पीटीआई और पीएमएलएन और उसके इत्तेहादी जो हैं उनमें एक लड़ाई चल रही है, इसमें जो आम आदमी है उसके बहुत से इश्यूज जो हैं उस पर से मीडिया जो है वो उसकी नज़र हट जाती है। मसलन आज शायद बहुत से सियासतदानों को ये नहीं पता होगा कि आज पाकिस्तान की जो बहुत सी पब्लिक सेक्टर में यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पे आज ब्लैक डे मनाया गया है। हम आज काली भेड़ जो है उसकी जिक्र कर रहे हैं, काले भूड का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज यूनिवर्सिटियों में ब्लैक डे मनाया गया, यौम स्याह मनाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अचानक जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियां हैं उनका जो फंड है वो बंद कर दिया। तो इस पे जो फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अमजद अब्बास मक्सी साहब। उन्होंने कोई थोड़ी सी बात की है, ज़रा उनकी मैं चाहता हूँ कि चंद सेकंड की गुफ्तगू भी आप सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर सदर फापासा पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। हुकूमत पाकिस्तान के हालिया फ़ैसले से, जिसके नतीजे में उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ की जो ग्रांट्स थी सालाना, उसको बिल्कुल सूबाई यूनिवर्सिटियों के लिए ख़त्म कर दिया है और सिर्फ़ उसको वफाकी यूनिवर्सिटियों के लिए महदूद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान भर की जो सूबा जामियात हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेचैनी की फ़ज़ा है और सूबाई हुकूमतों की कोई इस बारे में तैयारी नहीं है। और ये जो अचानक फ़ैसला किया गया है, ये 2010 के जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इसको लाए बगैर ये अचानक फ़ैसले से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त फैली हुई है। अच्छा, अब इसका मैंने ये क्यों थोड़ा सा इशू जो है वो आपको बताया है कि अब जब इनकी ग्रांट बंद हो जाएगी ना यूनिवर्सिटियों की, तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी फ़ीसों में डबल ट्रिपल इजाफा करना पड़ेगा। और जो आम आदमी का बच्चा है वो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने के काबिल नहीं रहेगा। ये है इशू कि हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के काबिल नहीं रहे, लेकिन इन इश्यूज़ पे तवज्जो देने की बजाय हम एक दूसरे को काली भेड़ कह रहे हैं और काले भूंड का भी जिक्र हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज जो नैब तरमीम का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान काफ़ी अरसे के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान एक मुकालमा हुआ, क्योंकि वो वीडियो लिंक पे अडयाला जेल से उस समाअत में वो भी शरीक थे। क्या मुकालमा हुआ? चीफ जस्टिस साहब को इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इसमें शिरकत करना चाहता हूँ, इसमें कुछ आर्गूमेंट्स देना चाहता हूँ, मुझे तैयारी के लिए ना मुआद मिलता है, ना ही वकला से मुलाकात करने दी जाती है। और फिर उन्होंने कहा 8 फरवरी को मुल्क में बड़ा डाका मारा गया, चीफ जस्टिस साहब जेल में 1 विंडो ऑपरेशन है जिसको एक कर्नल साहब चलाते हैं, आप ऑर्डर करेंगे मेरी कानूनी टीम से मुलाकात कराई जाए। तो अदालत ने हुक्म दिया कि बानी PTI से वकला की मुलाकात करवाई जाए और ख्वाजा हारिस साहब के साथ 2 वकील जो है वो इमरान खान साहब से जेल में जाकर मुलाकात करेंगे, उनको तैयारी करवाएंगे और फिर दोबारा इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा ये जो केस है इसकी हेयरिंग में वीडियो लिंक से दोबारा शरीक होंगे। अब इसमें आर्गूमेंट ये है आतिफ खान साहब कि ये फैसिलिटी जो इमरान खान साहब को दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये फैसिलिटी आम कैदी को क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल मिलनी चाहिए, अगर उनको मिल सकती है और कैदियों को भी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में चीफ जस्टिस साहब काफ़ी सारी चीज़ें वो कहते हैं कि जी लाइव नशर करें, तो इस केस को भी लाइव नशर करना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? अगर मतलब बाकी चीज़ें वो घंटों सेशन चलते रहते हैं और लाइव पूरा पाकिस्तान देखता है, तो इसको भी लाइव तो फिर लाइव दिखाएंगे तो फिर सारे लोग इमरान खान की तस्वीर भी देखेंगे, तो वो तो तस्वीर हम नहीं दिखा सकते। तो यही तो मसला है। मतलब आप ये देखें कि एक तस्वीर से इतना खौफ, मतलब एक तस्वीर आई
और उस पे उसी दिन इंक्वायरी शुरू हो गई कि जी तस्वीर किसने लीक की है। मतलब ये पाकिस्तान के मसले देख लें, कितने बड़े बड़े मसले हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, और एक तस्वीर किसने लीक की है उसके ऊपर के इमरान खान साहब, मतलब ये कितना अरसा और रखेंगे उनको जेल में, कितना अरसा उनको, मतलब वो मैं खुद अब तो उन पर गद्दारी का मुकदमा भी चल रहा है। तो अब यही मुसीबत है। देखें फिर कहते हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, पंजाब काबीना ने उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का, मतलब ये हम अजीब सी मतलब बदकिस्मती है। ठीक ठाक लोगों को मैंने, ठीक ठाक लोग, मतलब इतने पैट्रियाटिक, इतने पाकिस्तानी, और जब उनके ख़िलाफ़ इस तरह की हरकतें होती हैं तो फिर उनके दिल में भी पाकिस्तान के लिए ज़ाहिरी बात है फिर वो चीज़ नहीं रहती। वो कहते हैं यार हम इतने दिल से हर एक चीज़ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और फिर जब हमारे साथ देखें, इसमें आप पंजाब गवर्नमेंट को ज़रूर मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आज GHQ में जो कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है, जिसकी सदारत की जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने, उसमें ये कहा गया है क्लियरली 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरमान के खिलाफ फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। रियासती इदारों बिलखुसूस पाक फ़ौज के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। तो वो तो 9 मई को भूलने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट पे एतराज़ करते हैं। देखिए 9 मई का तो 9 मई के बाद 8 फरवरी 9 मई के बाद ही हुआ था ना। तो 8 फरवरी को जो लोगों ने मैंडेट दिया, और अगर कोई भी ये समझता है कि जी ये सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये सारे साजिशी अनासर हैं, तो फिर तो पूरा पाकिस्तान ही साजिशी अनासर है। अगर आपको जो भी मतलब न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं वो यही कहते हैं कि जी PTI को 181 सीटें मिल गई हैं और सबसे बड़ी पार्टी है, तो अगर इतने लोगों ने निशान के बावजूद, नॉमिनेशन पेपर छीने गए, प्रपोजर सेकेंडर जल्द से नहीं करने दिए गए, उसके बावजूद भी इतने पाकिस्तानियों ने एक लीडर को, एक पार्टी को वोट दिया, और अगर उसको, इसके बावजूद भी अगर आप उसको साजिशी अनासर और गद्दार कहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के साथ, ये मुल्क के साथ अच्छा, एक तरफ कहा जाता है कि ये साजिशी अनासर हैं, गद्दार हैं। ओन चौधरी साहब, दूसरी तरफ हम देखते हैं, एक तरफ मैंने जिक्र कर दिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है, उसमें 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा शामिल है, एक तरफ। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, आपकी कैबिनेट के जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास जाते हैं और फिर उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर कहते हैं जी ब्रेक थ्रू हो गया है। 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा जी ब्रेक थ्रू हो गया, अली अमीन गंडापुर के साथ मामला ठीक हो गए हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज कुछ और ही कह रही है। तो ये अब इसमें भी कहीं कुछ चक्कर तो नहीं है कि काली भेड़ों और काले भूंडों का फ़र्क हम तलाश करें? हाँ, थैंक यू हामिद भाई। मैं 9 मई पे आपसे ना एक थोड़ी सी लेवरेज लूँगा बात करने की। जी देखें हामिद भाई, मैं 10 मई को शाम को आपने देखा होगा कि हमने एक प्रेस टॉक की है जिन्ना हाउस के बाहर, मैंने और तरीन साहब ने, हम विज़िट करने गए। उससे अगले दिन जी किसी को, उससे पहले कोई नहीं गया। मैं आपको एक आई विश कि मैं आतिफ भाई को वहाँ के हालात मैं उस वक्त बता सकता। ठीक है, ये जो भी बाद में हुआ, आप ऐसा माहौल था कि शायद कोई जंग हुई है वहाँ पे, यानी मस्जिद तक जली हुई थी। मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि मस्जिद तक जली हुई थी वहाँ पे। गाड़ी तो चलो जल गई, और वहाँ का जो फ्लोर था वो हथौड़ों से टूटा हुआ था, शीशे, खिड़कियाँ। आपको पता है, कई मेरे पास, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं पुरानी बातें, लेकिन मैं ये बताना क्यों ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इनके साथ भी धोखा हो रहा है। मैं इनके साथ रहा हूँ, मैंने आतिफ भाई के साथ हमने धरना किया है, हमने लॉकडाउन किया है। इनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है, ये अपने अंदर उन लोगों को तो पहचाने जो कि इनके साथ बैठ के इनकी भी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको पता है कि इनकी ट्वीट जो होती है उसको कौन सी एजेंसी, दुनिया की हमारे दुश्मन ममालिक की एजेंसीज उठा के उसको रीट्वीट्स करते हैं और उसके ऊपर उनको नैरेटिव बिल्ड करते हैं। और ऐसे जो आप कह रहे हैं, जो जैसे मेरे भाई ने कहा कि शायरों की शायरी के ऊपर, आपको पता है ऐसी चीज़ें जो PTI सोशल मीडिया का ऑफिशियल पेज हाईलाइट करता है, उसकी ट्रेंडिंग कहाँ से होती है? किसी दूसरे मुल्क के, दुश्मन मुल्क के ट्विटर हैंडल्स कर रहे होते हैं और उनको हाई रेटिंग दे रहे होते हैं। तो इनको खुद समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या गेम हो रही है।
इसलिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अब इस लड़ाई को, अब इस चीज़ को, आप 9 मई की बात करते हैं, बिल्कुल 9 मई आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। मैं इनको जानता हूँ। हमने 14 अगस्त से धरना स्टार्ट किया 2014 में, आतिफ भाई वगैरह पेशावर से आए, फिर हमने लॉकडाउन किया। मुझे तो उस वक्त वहाँ कोई पेट्रोल बम मारने वाला नज़र नहीं आया, ठीक है। मैं आपको अभी इस बात पे मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि यहाँ, फिर यहाँ कौन लोग आगे जो पेट्रोल बम बनाने भी जानते थे, जो मारते थे, गाड़ियाँ जला भी देते थे। आप पूछें आतिफ भाई से, कोई एक पुलिस की गाड़ी जली थी धरने में, कोई एक दरख्त को आग लगी थी, ठीक है जी। तो मकसद ये कि कोई कुछ तो हुआ ना, कोई ऐसे अनासर तो इनमें शामिल हुए जिन्होंने आपका ये अप्रोच बड़ी अच्छी है कि इदारों में टकराव नहीं होना चाहिए, उनके अंदर मुहाजराई ख़त्म होनी चाहिए। इस पर हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन मैं ब्रेक लेने से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर जिस शायर का भी जिक्र हो रहा है, अहमद फरहाद साहब, उनको कल रात तक उनकी फैमिली की नहीं करवाई गई, लेकिन फिर कल रात गए, उनकी मीटिंग करवा दी गई मुजफ्फराबाद में। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नया ऑर्डर जारी किया उसमें SHO पुलिस स्टेशन लोई भीर इस्लामाबाद को ये हदायत की गई है कि वो मुतलका थाने से क्लियरेंस हासिल करके अहमद फरहाद की बहफाजत बाजियाबी यकीनी बनाए। और जो दरख्वास्त गुजार की वकील हैं ईमान मज़ारी, उनको हदायत की गई है कि वो अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए मुतलका थाने से रजू करें। अब देखें, ये जब अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि बंदा जो है वो धीर कोट में है, और जब फैमिली धीर कोट पहुंची तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं था। ये मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि इदारे जो हैं उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा जी मुलज़म धीर कोट में है, लेकिन मुलज़म धीर कोट से भी नहीं निकला, मुजफ्फराबाद से भी नहीं निकला, एक और जगह से जाकर निकला, और अभी भी उसको आपने रिलीज़ नहीं किया। बस इसके आगे मैं कोई बात नहीं करता। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद जी। आतिफ खान साहब, आप ये बताएं मुख्तसरन के इदारों में कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ाई जाए, ये मुहाजरे कैसे ख़त्म करें? देखिए, उसमें तो सिंपल सी बात यह है, जिस तरह आपने ख़ुद जिक्र किया कि एक दूसरे की इदारों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो आपस में, और दूसरी बात यह है कि एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत ना करे, उसको अपना काम करने दे। तो ये चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। देखें, एज़ पाकिस्तानी हमें अच्छा तो नहीं लगता कि अगर फ़र्ज़ करें कि अदलिया कोई एडवर्स रिमार्क्स देती है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के बारे में, मतलब एज़ पाकिस्तानी हमें कोई अच्छा तो नहीं लगता, या अगर वज़रा वफाकी वज़रा जुडिशरी के बारे में कोई इस तरह की चीज़ें बोलते हैं तो कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन इसका हल वाहिद सिर्फ वो जो ग्रीन बुक है ना, रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक ये नहीं होगा ना, उस वक्त तक ये कोई मसले हल नहीं होने। और ये बाकी आप एग्री करते हैं ओन चौधरी साहब के जो 1973 का आइन है जिसके तहत आप लोग पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, हलफ उठाते हैं, सारे के सारे जो हैं उससे वफादारी का हलफ उठाते हैं, उसके साथ हकीकी वफादारी का सबूत दें तो हमारे मसले हल हो जाएंगे? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैं आतिफ भाई की बात से भी एग्री करता हूँ कि देखें, जो जिसकी डोमेन है और उसको उसमें रह के काम करना चाहिए, और इदारों का एहतराम बहुत ज़रूरी है। और देखें, मुल्क में तभी स्टेबिलिटी आती है कि अगर किसी इदारे के ऊपर की मुदाखलत किसी और इदारे में ना हो, और हर किसी को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए। आई टोटली एग्री विद दिस। और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल हमने इसी आइन के नीचे हल्फ उठाया होता है, और हम इस हल्फ के पासदार हैं। हमें बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर हमें हमारी पास जो भी पावर्स हैं, हम उसका नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। और जो बहुत शुक्रिया ओन चौधरी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आतिफ खान साहब आपका भी बहुत बहुत। और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि जो आइन पाकिस्तान का एहतराम करेगा हम सब उसका एहतराम करेंगे, लेकिन जो आइन का एहतराम नहीं करेगा वो फिर पाकिस्तान के आम शहरियों से एहतराम का जो उम्मीद है वो ना ही करे तो बेहतर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।